Okay, hello students. Standard 12th, subject OCM, lesson number 1, Principles of Management, page number 7. Okay, so we are learning Henry Fayol's Principles of Management, 14 principles, right? हम लोग कंटिन्यू करते हैं उसको. In this lecture, we will learn the 7-point principle of centralization, 8-point principle of remuneration, and 9-point principle of scalar chain. ठीक है, पेज नंबर 7 पे, 6 और 7 पे टेक्स्ट बुक में. ओके, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन. Centralization refers to concentration of powers and authorities. In some organization, this power is vested in one hand or few hands. This situation occurs in the smaller organizations. But if the size of the organization is large, then there is a decentralization of the power or authority. Right? Centralization का मतलब क्या होता है? What is the meaning of centralization? Centralization refers to concentration of powers and authorities. इसका ऑपोजिट वर्ड क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन, जो यहां पे है. राइट, सेंट्रलाइज एक ही जगह पे, कॉन्सेंट्रेशन पावर सब एक ही जगह से आ रहा है. ठीक है, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है? पावर या फिर अथॉरिटी जो हमने अपने बिजनेस में बहुत लोग को दे के रखा है. अगर फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है खुद का, राइट, तो बिजनेस में जो भी डिसीजन लेना है कि बिजनेस के अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है, वो डिसीजन किसके हाथ में रहेगा? ऑब्वियसली बिजनेस के ओनर के हाथ में. राइट, तो हम उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन मीन्स व्हाट? पावर ऑफ अथॉरिटी, या फिर जो भी पावर है, अथॉरिटी है, वो किसी एक के ही हाथ में होगी या फिर एक या दो लोगों के हाथ में कंट्रोल में रहेगी. राइट, उसको हम बोलेंगे सेंट्रलाइजेशन. बट अगर वो पावर अथॉरिटी हमने कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा किसी और को दे के रखा है, तो हम उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन. राइट, फाइन. अगर बिजनेस बहुत छोटा है, इफ द बिजनेस इज स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे आपको सेंट्रलाइजेशन दिखेगा, बिकॉज वहाँ पे लोग कम हैं, तो वहाँ पे पावर एक ही के हाथ में रहेगा, तो नो प्रॉब्लम. राइट, बट इन डिसेंट्रलाइजेशन पावर को आपको बांटना पड़ता है. वो ज़रूरी है. क्यों, मैं बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में. राइट, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी ए प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज टू बी डन अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ द एक्टिविटी एक्सेट्रा. ठीक है, इसके बीच में प्रॉपर बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में बैलेंस. अभी कुछ ऐसे पावर्स और अथॉरिटी होनी चाहिए एक ही के हाथ में. मतलब अगर कंपनी का कुछ बड़ा डिसीजन है, ऐसे कि ये पैसा कहाँ खर्च करना है, ये आप किसी को भी बोल देंगे, बड़ा मतलब बड़े लेवल पे ऐसे करोड़ों रुपए खर्च करना है, तो आप एक मैनेजर को बोल देंगे कि भाई ये डिसीजन तुम लो, तो नहीं पॉसिबल है. कुछ बड़े डिसीजंस एकदम टॉप लेवल पे लेने बहुत ज़रूरी है, एक ही के हाथ में कंट्रोल होना चाहिए. छोटे मोटे जो डिसीजंस है वो आप मैनेजर से या फिर असिस्टेंट मैनेजर से ले सकते हैं, बट बड़े डिसीजंस है वो बड़े लेवल पे या फिर टॉप लेवल पे होनी ज़रूरी है. मतलब आप अपने बिजनेस में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों ही रख सकते हैं, बट दोनों का बैलेंस होना चाहिए. राइट, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड नेचर ऑफ द एक्टिविटी. साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मतलब अगर बिजनेस बहुत बड़ा है तो वहाँ पे आपको डिसेंट्रलाइजेशन होना ज़रूरी है. अगर स्मॉल बिजनेस है तो वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स चलेगा. नेचर ऑफ एक्टिविटी, वहाँ पे बहुत सारे काम हैं, तो कभी कभी आपको पावर अथॉरिटी को बांटना पड़ेगा, किसी और को देना पड़ेगा. क्यों? बिकॉज सारे काम आप अकेले नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत सारे काम होते हैं. राइट, वी विल अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल ओवर हियर. राइट, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी. यहाँ पे देखो, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम है सेंट्रलाइजेशन का, जहाँ पे सारा पावर एक ही के हाथ में है ना, सारा पावर अथॉरिटी एक ही पर्सन के हाथ में, और उसके अंडर में सब लोग काम कर रहे हैं और ये सब उसको फॉलो करेंगे. बट डिसेंट्रलाइजेशन में आपने पावर को
बांटा है ना, बाइफरकेट किया है। फॉर एग्जांपल ये कुछ लोग इसको फॉलो करेंगे, इसका ऑर्डर को फॉलो करेंगे, ये जो लोग हैं ये इसके कमांड ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे, ये कुछ लोग हैं जो इसके कमांड ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे, राइट। सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या बताया मैंने, व्हाट डिड आई टेल? सेंट्रलाइजेशन मीन्स व्हाट, पावर अथॉरिटी किसी एक पर्सन के हाथ में, कंट्रोल में, या फिर कुछ लोगों के कंट्रोल में, एक या दो, राइट। ऐसे कि छोटा बिजनेस है, देखो यहाँ पे किराना स्टोर का, तो यहाँ पे सिर्फ दो ही वर्कर है, तो यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन चलेगा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे दो ही वर्कर है, तो यहाँ पे एक ही हाथ में सब सब कुछ संभाल रहा है, तो चलेगा। बट जैसे कि ये लार्ज बिजनेस है, जहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस होता है, बहुत सारे काम होते हैं, वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन नहीं चलेगा, वहाँ पे थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन होना इम्पॉर्टेंट है। ऐसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो सबसे टॉप में जो पर्सन है, उसने कुछ पावर्स इसको दिया है अकाउंट्स, ये डायग्राम आपने पहले भी देखा रहेगा मेरे लेक्चर में, तो आपको आइडिया आएगा, राइट। तो ये जो टॉप लेवल पे जो पर्सन बैठा है, ये कुछ पावर इसको देता है, कुछ पावर इसको देता है। ये इसको बोलता है कि तुम अकाउंट्स डिपार्टमेंट का कंट्रोल करो, ये इसको बोलता है कि तुम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कंट्रोल करो। अभी इसने भी अपना अथॉरिटी वापस से दो लोगों को बांटा है। ये अकाउंट्स का हेड एक को बोलता है कि तुम अकाउंट्स मैनेजर हो, तुम पेमेंट का देखो, और इसको बोलता है कि तुम अकाउंट्स मैनेजर हो, तुम रिसिप्ट्स का देखो, पैसे जो आते हैं उसको संभालना, और जो पैसे पे कर रहे हैं उसको संभालो तुम। तो वो भी वापस से अथॉरिटी आप दो लोगों को बांट रहा है। और ऐसा इसके आगे भी वैसा हो रहा है, ये अकाउंट्स मैनेजर वापस से अपने अंडर में दो लोगों को रखता है। तो यहाँ पे हम अथॉरिटी को डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। अभी डिसेंट्रलाइजेशन क्यों इम्पोर्टेंट अपने बिजनेस में, राइट। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे जो अकाउंटेंट है, इसको कंट्रोल करना है, राइट, या फिर इसको कुछ चाहिए, या फिर इसको कुछ परमिशन चाहिए किसी चीज़ का, कुछ ऐसे फॉर एग्जांपल ये अकाउंटेंट को एक डॉक्यूमेंट चाहिए, बराबर है, राइट। अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, या फिर कुछ किसी चीज़ का बिल चाहिए, या फिर किसी को पेमेंट करना है तो उसको बिल चाहिए, तो वो जाके सीईओ को नहीं पूछेगा कंपनी के कि सर मेरे को ये बिल चाहिए था। अरे इतने इतने छोटे छोटे काम के लिए अगर आप कंपनी के ओनर को या फिर टॉप लेवल पे पूछेंगे, तो वो अपना जो मेन काम है वो कर ही नहीं पाएगा बिजनेस का। टॉप लेवल का काम क्या होता है? कुछ बड़े डिसीजन लेना, पूरे बिजनेस को हैंडल करना। छोटा मोटा काम वो नहीं करेंगे, दे विल नॉट डू द स्मॉल वर्क्स, राइट। तो अगर इसको कुछ चाहिए तो वो अपने सुपीरियर को पूछेगा, अगर इसको कुछ चाहिए तो वो अपने सुपीरियर को पूछेगा, अगर कंपनी, अगर ये डिपार्टमेंट को हेड को कुछ चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो अपने हेड को पूछेगा। दैट मीन्स यहाँ पे हमने अथॉरिटी को बांटा है, ताकि काम जल्दी जल्दी हो, स्पीड में हो। अगर समझो सारे डिसीजन जो बहुत छोटे डिसीजन है, जैसे कि इसको डॉक्यूमेंट चाहिए, छोटा सा बिल चाहिए, वो भी ये डिसाइड करेगा, तो काम को बहुत टाइम लगने वाला है, बहुत स्लो डिसीजन मेकिंग होगा, जो एक कंपनी के लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज वहाँ पे काम रोज बहुत फास्ट होने बहुत ज़रूरी है, राइट। ओके, तो सारे डिसीजन एक आदमी नहीं ले सकता, बट यहाँ पे फिर भी कुछ डिसीजन एक आदमी ही लेता है, जैसे कि बिजनेस का बड़ा डिसीजन, राइट। तो ऐसे एग्जाम्पल में आपको सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों मिलेगा, बैलेंस में है। मतलब कुछ डिसीजंस ये टॉप लेवल पे ही लेंगे, बट कुछ डिसीजंस है जो बहुत छोटे होते हैं, वो एक इसी लेवल पे लिए जाते हैं, जैसे कि इसको कुछ चाहिए, तो ये इसका जो अकाउंट मैनेजर है ये इसको देगा, है ना, राइट। मैं पेन से मार्क करूँ क्या, है ना। टॉप लेवल पे जो डिसीजंस होंगे वो यहाँ पे होंगे, है ना। बट इसको कुछ चाहिए, वो इससे पूछेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, काम फास्ट होगा। अगर फॉर एग्जांपल ये इससे पूछता, एकदम छोटा सा काम है, कंपनी मतलब जो हेड है एकदम टॉप लेवल पे जो काम कर रहा है उसको पूछ रहा है, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इसको बहुत, जो पर्सन जो टॉप लेवल पे बैठा है उसको बहुत सारे काम होते हैं, ऐसे छोटे मोटे काम के लिए वो टाइम देगा नहीं, टाइम देगा भी तो बहुत टाइम लगने वाला है, और डिसीजन मेकिंग वो काफ़ी स्लो होगा, बिकॉज इतना उसको काम करना नहीं पॉसिबल है, सारे काम नहीं कर सकता, राइट। बड़े डिसीजंस ले सकते हैं और उनको ही लेना है, राइट। तो यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों है, राइट। बट
इस एग्जांपल में जहाँ पे बिजनेस बहुत छोटा है, यहाँ पे सारे डिसीजन खुद ले सकता है, चलेगा, बिकॉज बिजनेस बहुत छोटा है, 2 ही आदमी को संभालना है ना। फाइन, तो ये एग्जांपल से क्लियर हो गया सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। अगर आपको डिसेंट्रलाइजेशन का और एक एग्जांपल चाहिए, एग्जाम में लिखना नहीं है ये चीज़, बट तुमको उसे समझने के लिए कि डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है एक्चुअल में, है ना। डिसेंट्रलाइजेशन आप अपने कंट्री में भी देखते हैं, इंडिया में भी, राइट। सो इन इंडिया द गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और जो थर्ड है वो उसको हम लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। यूनियन गवर्नमेंट मतलब क्या, जो कंट्री के लेवल पे काम करते हैं, देश के लेवल पे सरकार काम करती है। स्टेट गवर्नमेंट जो सिर्फ स्टेट को संभालेगी। अभी पूरा कंट्री सब स्टेट्स को क्यों नहीं संभालते हैं, बिकॉज पूरे कंट्री का पॉपुलेशन ज़्यादा है, काम ज़्यादा है, तो एक कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं वो पूरे कंट्री को नहीं संभाल पाएंगे। तो वहाँ पे भी हर एक स्टेट की खुद की गवर्नमेंट है। और ऐसा ही नहीं कि स्टेट की भी जो डिस्ट्रिक्ट्स है या फिर जो विलेजेस है ना, उसका भी खुद का गवर्नमेंट है, जिसको हम लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। ऐसे कि समझो कोई विलेज है, गांव है, तो उसका ग्राम पंचायत रहेगा, राइट। समझो फॉर एग्जांपल कोई ज़िला है या फिर जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ज़िला परिषद रहेगा, राइट। तो डिटेल में जाएंगे नहीं हम इसमें। तो यहाँ पे भी क्या है, पावर को बांटा गया है, क्यों, ताकि काम जल्दी हो। अगर अगर फॉर एग्जांपल आपके एरिया में नल में पानी नहीं आ रहा, तो आप प्राइम मिनिस्टर को कंप्लेंट नहीं करते, आप अपने एरिया में जो जो भी म्यूनसिपाल्टी है या फिर जो महानगर पालिका है वहाँ पे जाके कंप्लेंट करेंगे, राइट, ओके। या फिर आपके एरिया में जो भी, तो बेसिकली काम को बांटने का डिसेंट्रलाइजेशन क्यों करना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज डिसीजन फास्ट होता है, राइट। क्लियर है अभी। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन क्या का मतलब पहले देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन इज पेमेंट और कंपनसेशन रिसीव फॉर सर्विस और एम्प्लॉयमेंट। दिस इंक्लूड्स अ बेस सैलरी एंड एनी बोनसेस और अदर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ये एक्सप्लेनेशन टेक्स्ट बुक में नहीं है, कहीं आपको और शायद मिल जाएगा, राइट। ये आपको सिर्फ समझने के लिए मैंने लिखा है। रेम्यूनरेशन मीन्स व्हाट, आप जो भी सर्विस या फिर जो भी एम्प्लॉयमेंट, मतलब आप जो जॉब करते हैं, उसके रिटर्न में आपको क्या मिलता है, सैलरी मिलती है, बराबर है। अगर वर्कर है तो वेजेस मिलेगा, राइट, ओके। बट सैलरी के अलावा भी कुछ मिलता है जिसको हम रेम्यूनरेशन बोलते हैं, जैसे कि बोनस है ना, उसको भी हम रेम्यूनरेशन ही बोलते हैं। क्यों, बिकॉज आप जब जॉब करते हैं तो कभी कभी आपको बोनस मिलता है, राइट। तो वो भी रेम्यूनरेशन का एक पार्ट है, राइट। कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स है, जैसे कि आपको पेट्रोल का खर्चा मिलता है, या फिर फ़ोन का जो बिल है वो आपको पे करके देंगे, या फिर इंश्योरेंस का कुछ इंश्योरेंस आपका है तो उसका प्रीमियम कंपनी भरेगी। तो कुछ ऐसे एक्स्ट्रा कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं, राइट। सो दिस इज़ नोन एज रेम्यूनरेशन, राइट। सो जो भी वर्कर है या फिर एम्प्लॉय है जहाँ पे उस कंपनी में काम करते हैं, व्हाट दे गेट रेम्यूनरेशन। वर्कर है तो वेजेस मिलेगा, एम्प्लॉयज़ है तो सैलरी मिलेगा, राइट। डायरेक्टर्स है तो डायरेक्टर रेम्यूनरेशन मिलेगा। तो वर्ड अलग अलग है, बट है वो रेम्यूनरेशन ही। मतलब जो आप सर्विस दे रहे हैं बिजनेस को, कंपनी को, उसकी रिटर्न में आपको पैसे मिलते हैं। इतना सिंपल में अगर हम बोलेंगे तो, राइट। आप जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं कंपनी को, आप जो काम कर रहे हैं उसका आपको रिटर्न मिलता है। जैसे कि ये जो वर्कर है एक कंपनी को सर्विस दे रहा है, काम कर रहा है, उसका रिटर्न में उसको क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा, वेजेस मिलेगा, है ना, राइट। ये एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉयर है, राइट। ये काम कर रहा है, काम करने के बाद में ये इसको पगार देगा, सिंपल। उसको हम बोलते हैं रेम्यूनरेशन, राइट। अभी इस प्रिंसिपल के हिसाब से रेम्यूनरेशन एक एम्प्लॉय को या फिर एक स्टाफ को या फिर एक वर्कर को ठीक तरह से मिलना चाहिए, मतलब फेयर मिलना चाहिए, फेयर रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, राइट। अगर रेम्यूनरेशन ठीक नहीं है, राइट, appropriate remuneration is appropriate remuneration to staff or employees is the principle to keep them satisfied financially as well as retain them for long span of time within the organization। बराबर। मैं हाइलाइटर भी यूज़ करता हूँ, एक सेकंड। हाँ, ये दिख रहा है आपको, अप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन मतलब कोई भी स्टाफ एम्प्लॉय है उसको अगर आप फाइनेंशियली सेटिस्फाई करना चाहते हैं,
फाइनेंशियली मतलब क्या, पैसे के मामले में, मतलब वो आदमी सेटिस्फाइड है, उसको कितना सैलरी मिल रहा है, राइट। अगर वो करना चाहते हैं तो आपको रेम्यूनरेशन बराबर अप्रोप्रिएट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि वो पर्सन लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम, मतलब क्या, लंबे समय तक आपके यहाँ पे काम करना चाहिए, तो आपको अप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन देना ज़रूरी है, नहीं तो वो जॉब छोड़ के चला जाएगा, ही विल क्विट द जॉब, राइट। ओके, तो ये प्रिंसिपल के हिसाब से आपको रेम्यूनरेशन टाइम पे सही, अच्छा, जिससे वो फाइनेंशियली सेटिस्फाई हो, और वो लंबे समय तक आपके यहाँ पे काम करे, आपको अप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा, राइट। द फेयर रेम्यूनरेशन अफेक्ट्स द प्रोडक्ट ऑन अफेक्ट्स ऑन द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी लेवल इन टोटल, राइट। अगर अगर रेम्यूनरेशन फेयर है, यहाँ पे फेयर ये वर्ड है, यहाँ पे हाई रेम्यूनरेशन नहीं दिया है। हाई मतलब क्या, बहुत ज़्यादा, सैलरी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसा नहीं बोला यहाँ पे। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है फेयर। अभी फेयर का मतलब क्या है मैं बताता हूँ, राइट। यहाँ रेम्यूनरेशन शुड बी फेयर। अगर आप उसको रेम्यूनरेशन फेयर देते हैं, सही देते हैं, राइट, तो उसका प्रोडक्टिविटी है, काम करने का जो आउटपुट है वो ज़्यादा होगा, अच्छा होगा, उसका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा, कम टाइम में ज़्यादा काम करेगा, बहुत मोटिवेशन के साथ में काम करेगा, राइट। ओके, तो अगर रेम्यूनरेशन फेयर है, अप्रोप्रिएट है, तो वो काम अच्छे से करेगा, मोटिवेशन से काम करेगा, राइट। और ये फेयर रेम्यूनरेशन कौन से बेस पे फिक्स होना चाहिए? द रेम्यूनरेशन शुड बी फिक्स बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द स्किल। स्किल मतलब क्या, उसकी कला, या फिर जो भी जिस तरह से वो काम कर रहा है, वो उस काम में कितना एक्सपर्ट है, उसके हिसाब से वो बेस होना चाहिए। मतलब एक फैक्ट्री के अंदर दो वर्कर काम कर रहे हैं, दोनों वर्कर बहुत, मतलब दोनों का वर्कर का एक्सपीरियंस अलग है, दोनों वर्कर का जो काम करने का तरीका अलग है, एक बहुत अच्छा काम कर रहा है, एक सीख रहा है, तो दोनों का सैलरी आप एक रखेंगे तो नहीं चलेगा, राइट। तो फेयर रेम्यूनरेशन मतलब क्या, वो वर्कर या फिर वो एम्प्लॉय के अंदर टैलेंट, स्किल कितना अच्छा है, वो उस काम में कितना एक्सपर्ट है, उसके हिसाब से फिक्स करो सैलरी उसका, राइट। उसमें कितना नॉलेज है, राइट, उसके हिसाब से उसका सैलरी फिक्स करो। वो टेन्योर मतलब क्या होता है, वो कितने टाइम से, उस ड्यूरेशन, वो कितने टाइम से वहाँ पे काम कर रहा है, उसके हिसाब से उसको सैलरी पे करो, राइट। कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब महंगाई कितनी है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है, मतलब रहने रहने का खर्चा, मतलब आपके जो रोज की जो ज़िंदगी है उसके उसके लिए आपको कितने खर्चे आते हैं, मतलब बेसिकली महंगाई कितनी है मार्केट में, उसके हिसाब से आप उस सैलरी फिक्स करनी ज़रूरी है। नेक्स्ट, मार्केट ट्रेंड, या फिर मार्केट में सैलरी कितनी मिल रही है, या फिर कुछ लॉ भी बने हैं कि सैलरी या फिर वेजेस कितने मिलने चाहिए, ठीक है। अगर आप बात करेंगे तो 12-12.5 हज़ार के आसपास, अगर समझो एक एक्ट है कि इतना कम से कम सैलरी मिलना चाहिए, तो उतना सैलरी आपको मिलनी ज़रूरी है, राइट। डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट में काम कर रहे हो, कौन सा तरीके के काम कर रहे हैं, आप वर्कर है, एम्प्लॉई है, ठीक है, कौन से स्टेट में है, वो सिटी है, गांव है, डिपेंड करता है, राइट। एंड नेक्स्ट इज डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन कितना प्रॉफिट कमा रहा है उसके ऊपर। अगर वो बिजनेस बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, तो सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर प्रॉफिट थोड़ा सा कम है, तो उसके हिसाब से सैलरी होनी चाहिए, राइट। तो फेयर रेम्यूनरेशन डिपेंड करता है ये सारे सिचुएशन के ऊपर। ऐसा नहीं कि फेयर मतलब क्या, ज़्यादा सैलरी मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। फेयर रेम्यूनरेशन मीन्स व्हाट, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, राइट। तो उस वर्कर को, उस एम्प्लॉय को रेम्यूनरेशन फेयर मिलना चाहिए। फेयर नहीं मिलेगा तो वो फाइनेंशियली सेटिस्फाइड नहीं होगा, वो लॉन्ग टर्म तक, लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम तक वहाँ पे काम नहीं करेगा, काम को छोड़ देगा। तो ये सोल्यूशन है, अगर आपको अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने स्टाफ को, अपने वर्कर्स को मोटिवेट करना है, उनसे अच्छी तरह से काम करवा के लेना है, तो उनको फेयर रेम्यूनरेशन देना इम्पॉर्टेंट है। अगर वो नहीं देंगे तो काम बराबर से नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन या फिर लिंक, ठीक है, राइट। यहाँ पे डायग्राम छोटा है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम बड़ा मैं आपको समझाता हूँ। स्केलर चेन मीन्स द हायरार्की ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप लेवल टू द लोअर लेवल फॉर पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। दिस हेल्प्स टू एंश्योर द ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, हायरार्की मतलब क्या होता है,
कौन किसके ऊपर है, कौन किसके अंडर में काम कर रहा है, राइट राइट, किसके हाथ में कितना कंट्रोल है, कौन किसको कमांड दे रहा है। और बेसिकली ये हायरार्की टॉप लेवल से लोअर लेवल पे फ्लो होती है ऑब्वियसली। टॉप में है ना, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, एकदम टॉप में सीईओ है, फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट हेड है, उसके नीचे अकाउंट्स मैनेजर है, उसके नीचे फिर अकाउंटेंट काम करता है ना। तो ये हायरार्की है ऑफ अथॉरिटी, राइट। और सबके बीच में क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। बात ऑब्वियसली बिजनेस है, कंपनी है, तो बात अगर इसको कुछ चाहिए, कुछ काम है, तो अपने मैनेजर को पूछेगा। अगर ये इस मैनेजर को कुछ चाहिए तो अपने डिपार्टमेंट हेड को पूछेगा। अगर इस हेड को कुछ काम है तो अपने सीईओ को पूछेगा, राइट, ओके फाइन। तो ये जो हायरार्की है अथॉरिटी, ये टॉप लेवल टू लोअर लेवल फ्लो होता है बेसिकली कमांड देने का। अगर कुछ काम है तो लोअर लेवल से ऊपर टॉप लेवल पे, राइट, ओके। तो स्केलर चेन मतलब क्या होता है, स्केलर चेन मतलब क्या, ये कम्युनिकेशन का चेन है। आपको कुछ काम है तो इस चेन से ही जाएगा, राइट, ओके। ये वाले चेन से मतलब अगर इस अकाउंटेंट को सीईओ से कुछ काम है तो पहले वो इसको पूछेगा, अकाउंट मैनेजर को, कि अकाउंटेंट को समझो फॉर एग्जांपल सैलरी का इंक्रीज करना है, सैलरी को इंक्रीज करना है, तो वो डायरेक्टली सीईओ को उससे बात नहीं करेगा, बिकॉज वहाँ कुछ रूल्स होते हैं। मैंने इसके पहले बताया ना कि सारे डिसीजंस टॉप लेवल पे लिए जाते नहीं हैं। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन है भी तो वो एक लाइन से हो जाने ज़रूरी है। क्यों, बिकॉज इसको टाइम नहीं रहता ऐसे छोटे मोटे डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। और वो एक छोटा सा वर्कर आके बड़े मतलब एकदम बड़े लेवल पे जाके कुछ पूछेगा तो वो ठीक भी नहीं लगता थोड़ा सा, है ना। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि और जो ये जो अकाउंटेंट है बिना इन दोनों को पूछ डायरेक्टली इनसे पूछ रहा है तो वो भी ठीक लगता नहीं, क्योंकि ये मतलब रिस्पेक्ट नहीं है। ऐसा लगता है कि बिना पूछे, बिना अपने सुपीरियर को पूछे, बिना अपने बॉस को, बिना अपने हेड को पूछे, बिना अपने मैनेजर को पूछे आप डायरेक्टली कंपनी के ओनर से जाके बात कर रहे हैं तो कहीं पे ठीक नहीं लगता, कहीं पे रिस्पेक्टफुल नहीं लगता, राइट। तो यहाँ पे इसके लिए वो एक चेन होना बहुत ज़रूरी है। अगर अकाउंटेंट को कुछ चाहिए, फॉर एग्जाम्पल सैलरी बढ़ाना है, तो पहले जाके वो अकाउंट्स मैनेजर को बोलेगा, फिर वो अकाउंट्स हेड को बोलेगा, अकाउंट मैनेजर अपने अकाउंट्स हेड को बोलेगा, फिर ये अकाउंट्स हेड अपने सीईओ से बात करेगा कि देखो सर, हमारे डिपार्टमेंट में एक अकाउंटेंट है, उसको सैलरी बढ़वानी है, उसको सैलरी ज़्यादा करनी है। तो फिर वहाँ पे फिर डिसीजन लेंगे, राइट। तो ये जो चेन है अथॉरिटी का, कम्युनिकेशन का, है ना, ये जो चेन है कि ये इसको पूछ रहा है, ये इसको पूछ रहा है, ये इसको पूछ रहा है ना। नेक्स्ट सेकंड, अकाउंटेंट पहले इसको पूछेगा अकाउंट मैनेजर को, फिर वो ये अकाउंट मैनेजर अकाउंट्स हेड को पूछेगा, और फिर अकाउंट्स हेड सीईओ को पूछेगा। और वैसे ही सीईओ को कुछ बात करनी है, जैसे कि सीईओ को अकाउंटेंट से बात करनी है, सीईओ को अकाउंटेंट से बात करनी है तो डायरेक्टली जाके बात नहीं करेगा, पहले वो अपने अकाउंट्स हेड को बोलेगा, उसको बोलेगा कि मेरे को अकाउंटेंट से कुछ काम है। तो ये अकाउंट्स हेड फिर अकाउंटेंट को बोले, अकाउंट मैनेजर को बोलेगा, और फिर मैनेजर ये अकाउंट्स वाले को बोलेगा कि भाई सीईओ का आपसे कुछ काम है या फिर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी, है ना, राइट। Traditionally, organization used to frame large scale action which is time consuming. For example, a general manager informs the decision to respect to functional manager, then functional manager will pass it to the supervisor, then the supervisor will inform it to the foreman, and so on according to the level of authority, है ना। अगर समझो टॉप लेवल पे किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन देना है लोअर लेवल पे, तो पहले वो उसके अंडर में जो काम कर रहा है उसको बताएगा, जैसे कि फंक्शनल मैनेजर है, फिर उसके अंडर में जो काम करते हैं सुपरवाइजर उसको बताएगा, फिर वो सुपरवाइजर वो अपने फोरमैन को बताएगा, और फिर ऐसे वो चलता रहेगा, राइट। तो ये एक नॉर्मल स्केलर चेन होता है जहाँ पे आप किसी से बात करना चाहते हैं तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। आपको पहले अपने हेड को बताना पड़ेगा, फिर वो हेड अपने हेड को बताएगा, और फिर वो हेड अपने टॉप लेवल को बताएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल में बताया, राइट। बट ये जो प्रोसेस है काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। बिजनेस में काफ़ी काफ़ी फास्ट डिसीजंस होने जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो प्रोसेस तो चाहिए, नहीं तो अगर डायरेक्टली बात करेंगे तो
ये दोनों जो है उसको आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, ऐसा हो जाता है, राइट? आपको वो स्केलर चेन को फॉलो भी करना है, वो रिस्पेक्ट भी रखना है, बट आपको कम्युनिकेशन फास्ट भी करना है। तो उसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है, उसको हम बोलते हैं गैंग प्लैंक। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसको। यहाँ पे हम उसको पहले इसको पढ़ते हैं। फॉर अवॉइडिंग दिस लॉन्गर चेन एंड टू टेक स्पीडी डिसीजंस, डिसीजन स्पीड में लेना है, क्रॉस कम्युनिकेशन और डायरेक्ट कम्युनिकेशन फॉलोड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन विच इज नोन एज गैंग प्लैंक। फॉर डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्रॉपर परमिशन ऑफ अथॉरिटीज इज नेसेसरी। हाँ, गैंग प्लैंक के लिए मतलब किसी से डायरेक्टली बात करना है। समझो अकाउंटेंट को डायरेक्टली सीईओ से बात करना है, या फिर इस अकाउंटेंट को इस डिपार्टमेंट के आदमी से, ये जो फिनिश गुड्स का मैनेजर है, इससे बात करना है, तो भी बात कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं गैंग प्लैंक। वो वो एक स्केलर चेन फॉलो नहीं कर रहा है यहाँ पे। मतलब फॉर एग्जांपल इस अकाउंटेंट को, ये जो पर्सन यहाँ पे फिनिश गुड्स मैनेजर, इससे बात करना है, तो क्या करना पड़ेगा उसको? पहले उसको अपने मैनेजर से बात करना पड़ेगा, फिर वो मैनेजर अपने हेड को बोलेगा, फिर वो हेड इस सीईओ को बोलेगा, फिर ये सीईओ इस प्रोडक्शन हेड को बोलेगा, फिर ये प्रोडक्शन हेड फिनिश गुड मैनेजर को बोलेगा, फिर जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए था वो इसको बोलेगा, फिर ये सीईओ को बोलेगा, फिर ये सीईओ इस हेड को बोलेगा, फिर ये सीईओ अपने मैनेजर को बोलेगा, और फिर अकाउंटेंट को बोलेगा, राइट? तो ये कितना टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे ये अकाउंटेंट डायरेक्टली इससे बात कर सकता है। उसको हम बोलते हैं गैंग प्लैंक। ठीक है ना? ये बड़ा मैंने थोड़ा सा पिक्चर ले लिया। अगर ये मैं अकाउंटेंट को डायरेक्टली इससे बात करना है तो बात कर सकता है, बट प्रॉपर अथॉरिटी और प्रॉपर ये अथॉरिटी होनी चाहिए उस चीज़ की। कंपनी में एक रूल बन जाता है कि हाँ, आप किसी से भी बात कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अभी आप बिना पूछे कुछ कुछ डिसीजंस अकाउंटेंट अपने मैनेजर से बात कर लेगा कि देखो सर, मुझे ऐसा ऐसा बात करना है, तो बात कर सकता है। कम से कम अपने जो ऊपर वाला जो पर्सन है, उसका जो हेड है, उससे परमिशन लेके आप डायरेक्टली किसी भी पर्सन से बात कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं गैंग प्लैंक। ठीक है? तो स्केलर चेन का मैंने ये बड़ा सा डायग्राम आपको दिखाने के लिए यहाँ पे बनाया। ठीक है, राइट? स्केलर चेन मतलब क्या होता है? हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। मतलब अथॉरिटी, है ना, कम्युनिकेशन करना है तो ये इससे बात करेगा, ये इससे बात करेगा, और ये इससे बात करेगा। बट ये स्केलर चेन काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। ऐसे कि इसको इससे काम है तो पूरा फ्लो होके जाएगा, है ना? पहले इससे बात करेगा, फिर ये इससे बात करेगा, फिर ये इससे बात करेगा, फिर ये इससे बात करेगा, और ये इससे बात करेगा। और जब रिप्लाई आएगा तो ये इससे बात करेगा, फिर ये इससे बात करेगा, है ना? फॉर एग्जाम्पल इसको इससे काम है, सॉरी, इसको इससे काम है, तो फ्लो होगा, फिर रिप्लाई देगा वापस से, ऐसे ही फ्लो होगा, है ना? काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। डायरेक्टली बात करेंगे तो टाइम सेव हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं गैंग प्लैंक। ठीक है? और ये गैंग प्लैंक का तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम दिया है ना? मिस्टर डी को मिस्टर जी से कुछ काम है, तो स्केलर चेन के हिसाब से डी सी से पूछेगा। यहाँ पे देखो दिए मैंने एरो भी बनाया। डी सी से पूछेगा, सी बी से पूछेगा, बी ए से पूछेगा, नहीं सॉरी, बताएगा। डी सी को बताएगा, सी बी को बताएगा, बी ए को बताएगा, ए ई को बताएगा, ई एफ को बताएगा, एफ जी को बताएगा। और फिर वापस से जो इन्फॉर्मेशन वापस रिटर्न होके 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 डी के पास पहुंचेगा। अगर डायरेक्टली पूछ लिया रहता तो टाइम बच जाता, जिसको हम गैंग प्लैंक बोलते हैं। ठीक है? तो स्केलर चेन क्या होता है? फ्लो होता है कम्युनिकेशन का। बट कभी कभी ये जो फ्लो है, जो बहुत बहुत पुराने टाइम से, लंबे समय तक से चलता आ रहा है, बट अभी अभी कोई कोई बिजनेस और बहुत सारे बिजनेस में ऐसा होता है कि आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं, जिसको हम गैंग प्लैंक बोलते हैं। तो डी जी से डायरेक्टली बात करेगा, है ना? तो यहाँ पे क्या होगा? डिसीजन फास्टर होगा, काम जल्दी होंगे। नहीं तो अगर आप ये ऐसे से बात करते रहेंगे ना हर चीज़ के लिए, तो काम स्लो हो जाएगा आपका। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा, काम स्लो होंगे, है ना? तो ये एक अच्छा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन के अंदर क्या बताया कि जो स्केलर चेन है ठीक है, बट कभी कभी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है वो,
बहुत टाइम लगता है, तो आप गैंग प्लैंग यूज़ कर सकते हैं। और ये गैंग प्लैंग अच्छा तरीका है किसी कम्युनिकेशन करने का, है ना, राइट। तो मिस्टर जी कोई और डिपार्टमेंट का है, मिस्टर डी कोई और डिपार्टमेंट का, डायरेक्टली बात कर सकते हैं, है ना, जिसको हम बोलते हैं गैंग प्लैंग। ठीक है। ये लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया, बट फिर भी कहीं कहीं बीच में डाउट रहेगा तो लेक्चर को फिर से देख सकते हैं, वीडियो वापस देख सकते हैं। ठीक है। सो मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, कंटिन्यू करेंगे आगे। थैंक यू।